प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। अटल अनुसंधान अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली क्लास में आपने भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मित्रों, आज की इस वीडियो में आप भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत भारत की न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अटल अनुसंधान अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। भारतीय न्यायपालिका भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा आधार स्तंभ न्यायपालिका है। अमेरिकी संविधान के विपरीत भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली की स्थापना की गई है, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय व उसके अधीनस्थ उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के अधीन जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि भारत की शासन प्रणाली का तीसरा आधारभूत स्तंभ कौन सा है? इसका आंसर है न्यायपालिका। और भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जो अमेरिकी संविधान के विपरीत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य है। वहाँ पर सभी राज्यों का अलग अलग न्यायालय है और राज्यों का न्यायालय जो निर्णय देता है वो अंतिम निर्णय माने जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एकीकृत न्याय प्रणाली को। यहाँ पर आप समझेंगे, सर्वोच्चता के शिखर पर यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नीचे जिला स्तर पर जिला एवं सत्र न्यायालय के नीचे मुंसिफ न्यायालय और मुंसिफ न्यायालय के नीचे न्याय पंचायत स्तर पर गांव में एक न्याय पंचायत की स्थापना की गई है। यहाँ पर न्याय पंचायत की अपील मुंसिफ न्यायालय में, मुंसिफ न्यायालय की अपील जिला एवं सत्र न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय की अपील उच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय जो निर्णय देता है उससे अगर कोई व्यक्ति या संस्था संतुष्ट नहीं होता तो उच्च न्यायालय के निर्णयों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीली न्यायालय है। कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के बाद भी राष्ट्रपति के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सभी न्यायालयों को लेकर के राष्ट्रपति को न्यायालय नहीं है, क्षमा याचना के लिए राष्ट्रपति के पास जाते हैं। एकीकृत न्याय प्रणाली की स्थापना 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से ली गई है। जैसा कि पहले ही आपको बताया जा चुका है कि 1935 में भारतीय शासन अधिनियम बना था। इसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत का नया संविधान बना, किंतु 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के 200 अनुच्छेद या तो हूबहू ऐसे ही या फिर थोड़ा भाषा परिवर्तन करके भारतीय संविधान के अंतर्गत रखे गए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एकीकृत न्याय प्रणाली की स्थापना 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से ली गई है। तो भारत की न्यायपालिका के अंतर्गत आपको सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला स्तर के अधीनस्थ न्यायालयों का अध्ययन करना होता है, किंतु आपके पाठ्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का ही अध्ययन करना है। तो आइए सर्वोच्च न्यायालय की शुरुआत करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन या सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार किसको है? संसद को है। ये प्रश्न बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में हो या फिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा ली गई टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो इसको आप याद रखेंगे।
कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निश्चित करने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर है संसद को है। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी, किंतु समय समय पर इसमें परिवर्तन किया जाता रहा है। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 2019 द्वारा उच्चतम न्यायालय की संख्या 31 के स्थान पर 34 कर दी गई है। 2019 के पहले सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते थे। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 हुआ करती थी, किंतु 2019 में उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, किंतु वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। सुनवाई के लिए किसी अन्य स्थान का निर्धारण मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से ही करते हैं। आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिल्ली में है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय किसी मुकदमे की सुनवाई के लिए अन्य स्थान पर भी अपनी बैठकें बुला सकता है, किंतु मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही ऐसी बैठकें बुला सकेंगे। नोट, अब तक हैदराबाद एवं श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें बुलाई जा चुकी हैं। अब बात करते हैं न्यायाधीशों की योग्यताएं। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निम्न योग्यताएं होना आवश्यक है। पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। इसके बाद वह एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं, या तो किसी एक उच्च न्यायालय में या फिर एक से अधिक उच्च न्यायालयों में मिला करके 5 वर्ष तक उसने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, ये वाली योग्यता हो, या फिर वह एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। इसके बाद वह राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता हो, मतलब विधि का विशेषज्ञ हो, विद्वान हो। तो पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, और इसके बाद इन 3 योग्यताओं में से कोई एक भी योग्यता पूरी करता है तो राष्ट्रपति उसको जो है न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर देंगे। अब बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या फिर अन्य न्यायाधीश, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझे, उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह आवश्यक होती है और मुख्य न्यायाधीश ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करता है जिनसे वह परामर्श लेना आवश्यक समझता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है, वरन प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक ही प्रक्रिया है। संविधान के लागू होने पर प्रक्रिया से हटकर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की प्रथा विकसित हुई, जिसका कई बार उल्लंघन भी किया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में केवल वरिष्ठता के आधार पर नहीं, वरन न्यायाधीशों की गुण और उपयुक्तता को महत्व दिया गया। मित्रों, पहले यही परंपरा रही है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसको ही मुख्य न्यायाधीश
बनाया जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया का, इस प्रथा का बार बार, इस परंपरा का उल्लंघन किया जाता रहा। लेकिन 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय लिया जिसमें कहा गया, उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से एक निर्णय लिया, कहा कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही नियुक्ति दी जाएगी। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श करके ही अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करते हैं। लेकिन मुख्य न्यायाधीश जब सलाह देंगे तो उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद ही अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस परंपरा का पालन नहीं किया जाता तो राष्ट्रपति ऐसी परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब बात करते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जज। संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ हो तो अन्य न्यायाधीशों में से किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक बार फिर से देखिए, जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों के निर्वहन में असमर्थ हो तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ही राष्ट्रपति किसी एक को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते समय राष्ट्रपति को किसी से परामर्श की आवश्यकता नहीं होती। अब बात करते हैं तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 के तहत उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तदर्थ मीन्स एडहॉक में। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से की जाती है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब की जाती है जब उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने के लिए गणपूर्ति यानी कोरम न होने पर न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। जब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम होती है तब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को, यहाँ पर आप देखेंगे, किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं। अनुच्छेद 128 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार दिया गया है कि वह आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से भी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है, किंतु ऐसा अनुरोध स्वीकार करने के लिए वह बाध्य नहीं है। न्यायाधीशों की पदावधि। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश, चाहे वह मुख्य न्यायाधीश हों या फिर अन्य न्यायाधीश हों, 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। किंतु कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र कभी भी राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक है, न कि 65 वर्ष है, और वह समय के पूर्व भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। इसके बाद है न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का तरीका। संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार, मिसबिहेवियर तथा असमर्थता, इनकैपेबिलिटी के आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है। किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव
संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे तो वो पहले लोकसभा में लाया जाए या फिर चाहे राज्यसभा में। प्रस्ताव प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत, सर्वोच्च न्यायालय की जितनी भी सदस्य संख्या है उसकी बहुमत मतलब आधे से एक अधिक, इसके बाद उपस्थित और मतदान में सर्वोच्च न्यायालय सदन की बात कर रहे हैं, लोकसभा या फिर राज्यसभा, सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान आरोपित न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने का, पैरवी करने का अधिकार भी दिया जाता है। संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होने जाने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष आदेश के लिए रखा जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने पर ऐसे न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाता है, लेकिन ऐसा प्रस्ताव उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिस सत्र में इस प्रस्ताव को पारित किया गया है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, साल भर में संसद के 3 सत्र होते हैं, शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और मानसूनकालीन सत्र। यदि शीतकालीन सत्र में किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसी सत्र में राष्ट्रपति के सम्मुख विचार के लिए रख दिया जाता है। यदि उस सत्र में नहीं रखा जाता तब फिर उसको पद से हटाया नहीं जाएगा और अगले सत्र में फिर से प्रस्ताव लाना होगा। यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम 100 सदस्यों द्वारा, और यदि प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो कम से कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए। भारत के संवैधानिक इतिहास में अब तक किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ प्रस्ताव संसद में पास नहीं हुआ। प्रस्ताव तो कई बार लाया गया है किंतु ऐसा प्रस्ताव कभी भी पास नहीं हुआ है। न्यायमूर्ति वी रामास्वामी उच्चतम न्यायालय के ऐसे प्रथम न्यायाधीश हैं। वी रामास्वामी उच्चतम न्यायालय के पहले ऐसे न्यायाधीश हैं जिनको हटाने के लिए 1991 में लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था किंतु प्रस्ताव पास नहीं हो सका। इसी तरह से कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन भारत के दूसरे ऐसे न्यायाधीश हैं जिनको हटाने के लिए प्रस्ताव अगस्त 2011 में राज्यसभा में लाया गया था किंतु ऐसा प्रस्ताव पास नहीं हो सका। शपथ की बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं। वेतन भत्ते की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 125 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन भत्ते दिए जाते हैं जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है। वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद में विनियोग विधेयक लाया जाता है और इसके बाद ही धन निकाला जाता है। लेकिन भारत में कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित किया गया है, तो ऐसे पदाधिकारियों को वेतन देने के लिए संसद में मतदान की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं न्यायाधीशों की उन्मुक्तियां। अनुच्छेद 121 के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव संसद में विचार चल रहा होगा तो उससे संबद्ध आचरण पर संसद में चर्चा की जाएगी। कोई भी न्यायाधीश ने कोई निर्णय दिया है तो उसकी संसद में कोई बुराई नहीं की जाएगी, उस पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। न्यायाधीश ने निर्णय अच्छा दिया है, बुरा दिया है, क्यों दिया है, कैसे दिया है, इस पर संसद में कोई चर्चा नहीं की जाएगी। इसके बाद आता है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों के अंतर्गत पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को कुछ मामलों की सुनवाई का अत्यंतिक एब्सोल्यूट अधिकार दिया गया है।
ऐसे मामलों की सुनवाई अन्य न्यायालयों की अधिकारिता को अपवर्जित किया गया है, यानी ऐसे न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही सुने जाएंगे, अन्य न्यायालय उनकी सुनवाई नहीं कर सकता है। उच्चतम न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार जिसके तहत वह किसी मामले की सुनवाई करता है उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। उच्चतम न्यायालय के दो प्रकार के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हैं। पहला है आत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। आत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इसके अंतर्गत वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को है। जैसे ये मुकदमे यहाँ पर दिए गए हैं, ऐसे विवाद जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा और कोई भी न्यायालय नहीं करेगा, इनको आत्यंतिक अधिकार कहते हैं। पहला है भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक तरफ तो भारत सरकार है और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य हैं। इसके बाद ऐसा विवाद जहां एक तरफ भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य, भारत सरकार तथा भारत सरकार की तरफ से एक कुछ राज्य और दूसरी तरफ एक और एक से अधिक राज्य शामिल होते हैं, ऐसे विवादों की मामलों की सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। इसी तरह से कुछ विवाद ऐसे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद की सुनवाई सिर्फ उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। ऐसी विवादों की सुनवाई करने का अधिकार जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को नहीं दिया गया है। यहाँ पर राज्य के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश को भी आप समझिएगा, दो या दो से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ऐसे करके। इसके बाद प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं विवादों की सुनवाई करता है जिसमें कोई ऐसा तथ्य या विधि का प्रश्न सम्मिलित होता है जिस पर किसी विधिक आचरण या अस्तित्व निर्भर विधिक अधिकार या का अस्तित्व निर्भर करता है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय राजनीतिक मामलों को ग्रहण नहीं करता है, राजनीतिक विवादों को नहीं ग्रहण करता है। इसी प्रकार सरकार नागरिकों के विरुद्ध प्रस्तुत मामलों को भी इस अधिकारिता के तहत स्वीकार नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये वो सामान्य मुकदमे जो है ऐसे सुनवाई प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर नहीं आते। अब बात करते हैं समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। समवर्ती क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को समान रूप से दिया गया है। जैसे मूल अधिकारों से संबंधित मामले। मूल अधिकारों के उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय दोनों न्यायालयों में वाद लाने हेतु स्वतंत्र है। वह चाहे तो पहले सर्वोच्च न्यायालय में या फिर चाहे तो पहले उच्च न्यायालय में जा सकता है। मूल अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय दोनों को शक्तियां प्रदान की गई हैं। दोनों न्यायालयों को मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए निम्नलिखित 5 लेख जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। इन 5 लेखों को विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए आपको मूल अधिकारों के वीडियो को देखना होगा। मूल अधिकारों से संबंधित वीडियो चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। यदि आप उस वीडियो को अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत देखेंगे तो आपको सारे पांचों लेख अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं अपीली क्षेत्राधिकार। अपील मीन्स होता है शिकायत। सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीली न्यायालय है। उसे सभी न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। अपीली क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संवैधानिक मामलों की अपील, दूसरा है सिविल मामलों की अपील, तीसरा है आपराधिक मामलों की अपील और चौथी है विशेष इजाजत। उच्च न्यायालय द्वारा यदि कोई ऐसा निर्णय दिया जाता है जिससे कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता तो उच्च न्यायालय के निर्णयों की अपील वह सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। भारत का अंतिम अपीली न्यायालय कौन सा है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। बात करते हैं परामर्शी क्षेत्राधिकार की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार
कनाडा के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि कभी राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श तभी देता है जब वह मांगता है, स्वप्रेरणा से वह परामर्श नहीं देता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय भी राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। अब आता है अभिलेख न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। अभिलेख न्यायालय के दो अर्थ हैं। पहला है, उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णय एवं कार्यवाहियां लिखित रूप में होंगी तथा अभिलेख के रूप में रखी जाएंगी। ऐसे अभिलेख अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पूर्व निर्णय के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति न्याय के लिए न्यायालय में जाता है, उच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय दिया जा चुका है, तो उस सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की कॉपी लगाता है और कहता है इस टाइप का मामला था और सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार का निर्णय दिया था, तो इसी के अकॉर्डिंग मुझको भी न्याय प्रदान किया जाए। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अवमानना के लिए, यहाँ पर अवमान लिखा हुआ है जिसमें आप सुधार कर लेंगे, उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अवमानना के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। न्यायालय अवमानना का मतलब है उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को यदि कोई व्यक्ति या संस्था या सरकार नहीं मानती है तो उसको जो है दंडित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। बात करते हैं पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार। इसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों के पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है। इसके तहत वह पूर्व निर्णयों में परिवर्तन कर सकता है। आपने कई बार देखा है कि सर्वोच्च न्यायालय ही अपने निर्णयों में कई बार परिवर्तन किया है, तो अपने ही द्वारा दिए गए निर्णयों को पुनः सुधार करने का या फिर परिवर्तित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। बात करते हैं मूल अधिकारों का रक्षक, गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 लेख जारी करता है। किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होने पर वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है मूल अधिकारों का रक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय। यदि ऑप्शन में दोनों है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, तो इसका आंसर है दोनों सही है। सर्वोच्च न्यायालय भी और उच्च न्यायालय भी दोनों मूल अधिकारों के रक्षक हैं। जैसे प्रश्न आपसे पूछता है मूल अधिकारों का रक्षक है, ए नंबर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, बी नंबर हाई कोर्ट, इसके बाद सी नंबर दोनों उपरोक्त दोनों और डी नंबर कोई नहीं, तो इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। अनुच्छेद 13(2) के तहत वह ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित करता है या अवैध घोषित कर देता है जो मूल अधिकारों को छीनती है या फिर उसको कमजोर बनाती है। बात करते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से है। आप जानते हैं कि भारत का संविधान सर्वोच्च है। संविधान के अनुसार ही राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अपने नियम कानून बनाती हैं और उनको लागू करती हैं। यदि भारत की संसद द्वारा या फिर राज्यों की विधानमंडल द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो मूल अधिकारों का या फिर भारत के संविधान का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय द्वारा ऐसे कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार है और न्यायालय द्वारा ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो मित्रों, ये था आपका सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को एक बार आप जो है संक्षेप में देखेंगे। इसके बाद आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहला है भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा आधारभूत स्तंभ भारतीय न्यायपालिका है। फिर भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली की स्थापना की गई है जो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से ली गई है। इसके बाद
सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है। और वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 13 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहाँ है? दिल्ली में है। फिर भी न्यायालय अपनी बैठकें अन्य स्थानों पर भी बुला सकता है। हैदराबाद और श्रीनगर में ऐसी बैठकें बुलाई जा चुकी हैं। इसके बाद क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है और मुख्य न्यायाधीश ऐसी सलाह 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह लेकर के ही राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी हो गई। इसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है, न्यायाधीशों की पदावधि। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक है। इसके पूर्व भी वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। इसके बाद है शपथ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ जो है राष्ट्रपति या फिर उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष दिलाई जा सकती है। वेतन भत्तों की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। और इन वेतन भत्ते एवं पेंशन जो है भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है परामर्शी क्षेत्राधिकार। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सलाह मांगने के लिए देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को आप देखेंगे। इसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा और आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न छोड़ करके नहीं जाएगा। पहला है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। इसके बाद है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका आंसर है संसद में निहित है। इसके बाद क्या है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 34 है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। इसके बाद है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष की आयु। इसके बाद है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में नीचे दिए गए न्यायालयों में से एक प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में, निम्न न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? पहला है, केवल उच्च न्यायालयों को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। तो अभिलेख न्यायालय, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालयों को तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार देता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 137। संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का अधिकार किसे दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को। संविधान मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को। संविधान का रक्षक या फिर अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद।